हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, PM विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना देश के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होती है, जैसे कि NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान सरकारी और निजी शामिल हैं, जो समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में NIRF में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है, छात्र बिना किसी जमानत या गारंटर के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM विद्या लक्ष्मी को मंजूरी दे दी है, जो एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को भी उच्च अध्ययन से न रोक सकें। योजना को एक सरल, पारदर्शी और छात्र अनुकूलन प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो अंतर संचालनीय और पूरी तरह से डिजिटल होगी। PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कोई भी छात्र जो गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान QHEI में प्रवेश लेता है, वह पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गिरवी मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यह सूची हर साल नवीनतम NIRF रैंकिंग का उपयोग करके अपडेट की जाएगी और शुरुआत 860 योग्य QHEI से होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे, जो संभावित रूप से PM विद्या लक्ष्मी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। यह योजना NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित राष्ट्र के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान सरकारी और निजी शामिल हैं, जो समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में NIRF में शीर्ष 100 में स्थान पर हैं। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान जो NIRF में 101 से 200 रैंक पर हैं और सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान हैं। समाचार में क्या था? उच्च शिक्षा के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिली। अगला प्रश्न, RNA एडिटिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, इसमें DNA स्तर पर सीधे अनुवांशिक कोड में परिवर्तित करना शामिल है। पॉइंट 2, इसका उपयोग बीमारियों का कारण बनने वाले अनुवांशिक परिवर्तनों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। पॉइंट 3, CRISPR-Cas9 एक व्यापक रूप से प्रयुक्त RNA संपादन उपकरण है। उपर्युक्त में से कितने कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। यह गलत है। RNA एडिटिंग सीधे DNA अनुक्रम को नहीं बदलता है। RNA एडिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो DNA से ट्रांसक्रिप्ट होने के बाद RNA अणुओं को संशोधित करती है। यह संशोधन अंततः उत्पादित प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम को बदल सकता है।
आरएनए एडिटिंग का उपयोग वास्तव में बीमारियों का कारण बनने वाले आनुवांशिक परिवर्तन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। यह काम कैसे करता है? इसका लक्ष्य वैज्ञानिक विशिष्ट आरएनए सीक्वेंस की पहचान करते हैं जिसे ठीक करने की आवश्यकता होती है। आरएनए एडिटिंग टूल या उपकरण एक विशेष उपकरण जो अक्सर क्रिस्पर केस9 तकनीक पर आधारित होता है, विशिष्ट आरएनए अनुक्रम को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बेस एडिटिंग अर्थात आधार एडिटिंग, यह उपकरण आरएनए बेस को संशोधित करता है और आनुवांशिक त्रुटि को ठीक करता है। प्रोटीन संश्लेषण, संशोधित आरएनए को फिर एक कार्यात्मक प्रोटीन से अनुवादित किया जाता है। क्रिस्पर केस9 मुख्य रूप से एक डीएनए एडिटिंग उपकरण है। यह विशिष्ट डीएनए अनुक्रम को लक्षित करता है और इसका उपयोग डीएनए खंडों को जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए किया जा सकता है। जबकि क्रिस्पर केस13 जैसे आरएनए एडिटिंग तकनीकें मौजूद हैं, वे क्रिस्पर केस9 से अलग हैं और मुख्य रूप से आरएनए अणुओं को लक्षित करती हैं, डीएनए को नहीं। शोधकर्ताओं ने पाया कि आरएनए एडिटिंग वहां सफल हो सकता है जहां डीएनए एडिटिंग संभव नहीं है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, ऑप्शन बी मनीला फिलीपींस, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी बीजिंग चीन। का सही उत्तर है ऑप्शन बी मनीला फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार लाने और गरीबी कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एडीबी का मुख्यालय 6 एडीबी एवेन्यू, मंडलायोंग, मेट्रो मनीला, 1550 फिलीपींस में स्थित है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जापान की है, जिसकी हिस्सेदारी 15.677% है। इसके बाद यूएसए 15.567% है। इसके बाद चीन 6.473% और भारत 5.812% का स्थान है। एडीबी का उद्देश्य समावेशी विकास, सतत विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करके सामाजिक विकास करना है। न्यूज में क्या था? भारत सरकार और एडीबी ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं के उन्नयन के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न, एग्रीवोल्टेइक खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, यह सौर पैनलों के नीचे फसल उगाने की एक प्रथा है। पॉइंट 2, छाया के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आ सकती है। गलत कथन चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। एग्रीवोल्टेइक खेती एक टिकाऊ कृषि पद्धति है जो पारंपरिक कृषि के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को जोड़ती है। इसमें कृषि भूमि पर सौर पैनल लगाना शामिल है, जिससे किसान फसलों की खेती करते हुए स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि एग्रीवोल्टेइक खेती छाया पैदा कर सकती है। इसे आंशिक छाया में पनपने वाली विशिष्ट फसलों को लाभ पहुंचाने के लिए रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया जा सकता है। इससे अक्सर उत्पादकता बढ़ती है और पानी का उपयोग कम होता है। न्यूज में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 7वां सत्र हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ है।
साइट विजिट के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को एग्रीवोल्टेइक प्रणालियों के व्यवहारिक कार्यान्वयन का प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में लिया गया, जिन्होंने इसे महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। राज्य ने 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने, 660 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना और मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के लिए भर्ती की आयु बढ़ाने सहित अन्य प्रमुख घोषणाएं भी की हैं। इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना, रोजगार को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है। अगला प्रश्न, भारत के साथ कौन सा देश अपनी वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच सहयोग के माध्यम से धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से संयुक्त रूप से निपटने पर सहमत हुआ है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी बहरीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कतर। भारत और कतर ने नई दिल्ली में अपनी वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच एक बैठक के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए अपने सहयोग को मजबूत किया है। चर्चा में सूचना विनिमय विधियों को बढ़ाने, प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया। कतर ने भारत की उन्नत फिननेट 2.0 प्रणाली की सराहना की, जो वित्तीय अपराधों से निपटने में सहयोग करने के लिए दोनों देशों की इच्छा को दर्शाता है। यह सहयोग वैश्विक वित्तीय सुरक्षा खतरों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को उजागर करता है। अगला प्रश्न, ऊर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऊर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीएचडीसी द्वारा यूनिट फर्स्ट को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज करना परियोजना के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1320 मेगावाट की कुल क्षमता वाला यह पावर प्लांट बेस लोड बिजली प्रदान करेगा, जो क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा। विद्युत मंत्रालय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में पीएचडीसी भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न, सरकारी ई मार्केट प्लस जीईएम पोर्टल पर कितनी बीज श्रेणियां शुरू की गई हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 200। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 170। सरकारी ई मार्केट प्लस जीईएम ने 170 बीज श्रेणियों को शुरू करके अपनी पेशकशों का विस्तार किया है, जिससे केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को राष्ट्रव्यापी वितरण के लिए कुशलतापूर्वक बीज खरीदने में मदद मिली है। यह पहल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है। 2016 में लॉन्च किए गए जीईएम प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर सरकार का लक्ष्य खरीद सेवाओं में पहुंच और जवाबदेही को बढ़ाना है। बीज श्रेणियों को जोड़ना भारत के कृषि क्षेत्र का समर्थन करने और गुणवत्ता वाले बीजों को समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में
प्लेटफॉर्म की बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग शुरू की है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई तकनीक का उपयोग करके भारत में सीमा पार भुगतान के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग की शुरुआत की है। यह अभिनव सेवा ग्राहकों को बैंक के मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन स्थानांतरण को सहजता से ट्रैक करने में सक्षम बनाती है। यह अभिनव सेवा ग्राहकों को बैंक के मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन स्थानांतरण को सहजता से ट्रैक करने में सक्षम बनाती है। पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्राहक अनुभव को बढ़ाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन घरेलू यूपीआई या आईएमपीएस भुगतानों की तरह ट्रैक करने योग्य हो जाते हैं। यह कदम बैंकिंग सेवाओं में बेहतर ग्राहक संतुष्टि और दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रस्तुत आशय पत्र के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ आईओए किस वर्ष भारत में ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है? ऑप्शन ए 2028, ऑप्शन बी 2036, ऑप्शन सी 2040 और ऑप्शन डी 2052। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2036। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भावी मेजबान आयोग को आशय पत्र सौंपकर भारत में ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में पहला औपचारिक कदम उठाया है। खेलों की मेजबानी के लिए प्रस्तावित वर्ष 2036 है, जिससे भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सशक्तिकरण की उम्मीद है। यह कदम भारत की अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को प्रदर्शित करते हुए एक विशाल वैश्विक आयोजन की मेजबानी करने की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा, जो खेल विकास और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर श्रीराम चौलिया, ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन सी अमिताभ आचार्य और ऑप्शन डी सी राजा मोहन। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोफेसर श्रीराम चौलिया। प्रोफेसर श्रीराम चौलिया की पुस्तक मित्र, भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार, भारत के विदेशी संबंधों और रणनीतिक साझेदारियों पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक 7 प्रमुख साझेदारों के साथ भारत के संबंधों की पड़ताल करती है तथा देश की बढ़ती वैश्विक स्थिति के बारे में ऐतिहासिक और समकालीन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च की गई यह व्यापक कृति भारत की विदेश नीति और अन्य देशों के साथ सद्भावना और सहयोग की उसकी खोज पर प्रकाश डालती है, जो विश्वमित्र के दर्शन को मूर्त रूप देती है। अगला प्रश्न, इस भारतीय राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 4% की वृद्धि की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब।
पंजाब सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने के फैसले से 6.5 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिससे उन्हें दिवाली से पहले अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। इस बढ़ोतरी से डीए 38% से बढ़कर 42% हो गया है, जो 1 नवंबर से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में पंजाब सरकार का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण नीति अपडेट के माध्यम से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 नवंबर, ऑप्शन बी 6 नवंबर, ऑप्शन सी 6 दिसंबर और ऑप्शन डी 6 जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन का उद्देश्य युद्ध और सशस्त्र संग्रह के विनाशकारी पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को मनाने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संघर्ष के समय पर्यावरण की रक्षा करने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानना है। यह घोषणा 5 नवंबर 2001 को कोफी अन्नान के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में कार्यकाल के दौरान की गई थी।